हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल टीचर नवाज़ पर। बहुत दिनों बाद मैं एक बार फिर से आपके बीच हाजिर हूँ, एक हिंदी के एक नए टॉपिक को लेकर के। मेरे बहुत सारे दोस्तों की शिकायत थी कि भाई तुम यूट्यूब से गायब क्यों हो गए। दोस्तों, मैं गायब नहीं हुआ था, बल्कि मैं एक कुछ समय के लिए मैं ब्रेक लेकर के रखा हुआ था ताकि मैं कुछ नया कर सकूं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसमें मुझे सक्सेस भी मिला। एक बार फिर जो है, अब यूपीएसआई का पेपर आपने देखा। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने यूपीएसआई का पेपर दिया। उसमें उनको हिंदी को लेकर के शिकायतें थीं कि यार जो है हिंदी उसमें बहुत कठिन हो गया उस पेपर को कर पाना। तो खैर, यूपीएसआई के लिए तो मैंने कुछ नहीं वीडियो अपलोड कर पाई यूट्यूब पे। पर अभी भी मेरे कुछ दोस्त हैं जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो एग्ज़ाम होने वाली है उसमें वो अपीयर होने वाले हैं, उसमें वो उसका एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो यूपी पुलिस जो कांस्टेबल की भर्ती होने वाली है उसमें भी हिंदी से काफ़ी प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। लगभग 35 से 40 प्रश्न जो है वो हिंदी भाषा से जुड़े जुड़ा हुआ होगा, जिसमें हिंदी ग्रामर बेसिकली पूछी जाती है। और मैंने यूट्यूब पे अपने बहुत सारे लेक्चर वीडियोस अपने अपलोड किए हुए थे हिंदी ग्रामर के। लेकिन फिर से जो है उस लेवल पर वो वीडियोस नहीं थे मेरे ख्याल से। जो यूपी पुलिस के लेवल तक के नहीं थे। तो मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि जो मेरे दोस्त यूपी पुलिस के परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, उनमें उसमें बैठने वाले हैं, मैं उनके कुछ काम आ सकूं। और इसके लिए मैंने आज फिर से इस यूट्यूब चैनल को स्टार्ट किया। चलिए, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। दोस्तों, सबसे पहले जो हिंदी ग्रामर की मैं अगर मैं बात करूं तो हिंदी ग्रामर में बहुत सारी चीज़ें जो है हमें पढ़नी होंगी, है ना। उसको हम हल्के में ले लेते हैं हिंदी को, और पता चलता है कि हिंदी जो है हमारी कमज़ोर हो जाती है। शुरू से ही कमज़ोर होती है क्योंकि हमने उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया नहीं है। और यही आगे चल कर के हमारे लिए एक गले का फंदा बन जाता है कि हिंदी कैसे पढ़ें। पहले से इतनी दिलचस्पी नहीं होती है, और बाद में चल कर के हमें परेशानी हो जाती है हमें अपने परीक्षाओं में। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर मैं बात करूं हिंदी ग्रामर की, तो हिंदी ग्रामर जो है इसमें जो यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में परीक्षा में पूछी जाने वाली है उसमें हिंदी ग्रामर ही होगा, हिंदी व्याकरण जिसको हम कहते हैं। और हिंदी व्याकरण में हमें बहुत सारे टॉपिक्स को जो है पढ़ने हैं। जैसे मैं कुछ टॉपिक्स आपको बता देता हूँ। शुरुआत करते हैं सबसे पहले हिंदी ग्रामर के टॉपिक से। तो इसमें जो है बेसिकली हमें ये पढ़ना है। पहला जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा वर्ड, जिसको हम सरल भाषा में अक्षर कह देते हैं, लेकिन अक्षर थोड़ा जो है दूसरी चीज़ हो जाती है। दूसरा हमें पढ़ना होगा शब्द विचार, जिनमें हमें शब्दों के बारे में जानना होगा थोड़ा सा जो है शब्द विचार। तीसरा हम वाक्य विचार को भी देखेंगे, वाक्य विचार। वाक्य विचार। चौथा संज्ञा। बहुत सारे चैप्टर्स हैं, संज्ञा, सर्वनाम, सर्वनाम। पांचवा हमें विशेषण को भी देखना होगा, विशेषण। फिर क्रिया विशेषण आ जाता है दोस्तों, इसको छोटा कर देते हैं। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, विशेषण, क्रिया विशेषण। छठा आपका आ जाएगा इसमें उपसर्ग और प्रत्यय, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उपसर्ग और प्रत्यय। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके बाद से जो है इसमें रस, छंद और अलंकार। मेरा अभी एक दोस्त जो है यूपीएसआई के पेपर में पेपर देने के लिए गया, और पता चला उसमें रस, छंद और अलंकार से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए और उसमें वो बेचारा फंस गया, है ना। तो इसको भी हम देखेंगे अच्छे से, रस, छंद, अलंकार।
एक और जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो पूछा जाता है वह है कारक। कारक। और नौवां जो होगा आपका इसमें वो दोस्तों हो जाएगा आपका समास। समास। 10वां आपका हो जाएगा इसमें हम जो हमारा 10th टॉपिक होगा वह होगा हमारा समास के बाद से हम एक और चैप्टर देख लेते हैं हिंदी ग्रामर में। कुछ और चैप्टर्स हैं जैसे विलोम शब्द। विलोम शब्द। पर्यायवाची। 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 और कुछ ऐसे ही चैप्टर्स होंगे जैसे मुहावरे। मुहावरे आदि, है ना। और भी जो चैप्टर्स होंगे मैं आपको बताते चलूँगा। चलिए आज का जो हमारा चैप्टर होगा दोस्तों वह होगा हमारा पहला चैप्टर वर्ण को देख लेते हैं। बेसिकली हम जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होंगे हम उसको भी करेंगे। सबसे पहले हम चैप्टर्स को क्लेरिफाई करते हुए चलेंगे, चैप्टर्स को कि आखिर में ये होता क्या है। सबसे पहले इस चैप्टर में मैं दोस्तों ये बता दूं आपको कि ऐसा होता है कि हम जो है जो अदर यूट्यूब चैनल्स हैं या फिर जो अदर टीचर्स हैं वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रश्न को करवा देते हैं, है ना। जिसको भी देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे ही लगा हुआ है। लेकिन मसला ये होता है कि जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये ज़रूरी नहीं है कि हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लगा करके जाएं और वही पूछ दिया जाए, है ना। हमारा जो है कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो सबसे पहले हम कंसेप्ट को क्लियर करेंगे और उसके बाद से जो है हम हर एक चैप्टर का एमसीक्यूज़ भी देखेंगे ताकि हमारा जो है कंसेप्ट भी क्लियर हो और उसके साथ साथ हम प्रश्नों का सही जवाब यहाँ पर भी अपने यूट्यूब चैनल पर भी दे सकें और इसके बाद से जो है जब हम परीक्षा में बैठें तो वहाँ पर भी सही जवाब दे सकें। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हमारा पहला चैप्टर जो है वह है आपका वर्ण। और इससे हम देख लेते हैं कि वर्ण क्या होता है, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, स्वर के कितने प्रकार होंगे, व्यंजन के कितने प्रकार होंगे, है ना। ये सारी चीज़ों को हम एक एक करके बहुत ही अ, आसान भाषा में, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। चलिए सबसे पहले हम वर्ण को डिफाइन कर लेते हैं कि ये वर्ण होता क्या है ना। जहाँ पर भी आपको अगर समझ में ना आए आप कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करिएगा। ठीक है। वर्ण जो है जिसको हम आसान भाषा में अक्षर भी कह देते हैं, तो वर्ण को अगर हम देखें तो वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है। सबसे छोटी इकाई मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई ये कहलाती है वर्ण। यानी इस वर्ण के हम और टुकड़े नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक वर्ण है या एक अक्षर है क, एक अक्षर है आपका क, या फिर मैंने लिख दिया ख, या फिर मैंने लिख दिया अ, मैंने लिख दिया अ, या फिर य। चलिए ये य बन गया है, मैं अ भी बना देता हूँ अ, या फिर मैंने लिख दिया घ आदि। दोस्तों क्या आप बता सकते हैं कि इसके और टुकड़े हम कर सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है कि हम इसके और टुकड़े कर दें? ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है कि हम इन छोटे अक्षरों का कोई और भी टुकड़े कर सकें। ठीक है। तो यानी हम इसको एक परिभाषित कर सकते हैं कि वर्ण क्या होता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े न किए जा सकें वर्ण कहलाते हैं, है ना। और इन्हीं वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, है ना। वर्णमाला किसको कहते हैं? वर्णों का समूह। वर्णों का समूह। वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है। अगर हम बात करें वर्णों का तो वर्ण के दो प्रकार होते हैं।
वर्ण के कितने प्रकार होंगे? तो वर्ण के प्रकार पे चलिए देखते हैं। बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर्स में हम इसको देखेंगे। वर्ण का प्रकार। वर्ण जो है दो प्रकार के हो गए। कौन कौन से हो गए भैया जी? वर्ण के प्रकार, पहला हो जाएगा आपका स्वर। पहला आपका स्वर और दूसरा हो जाएगा आपका व्यंजन। दूसरा आपका होगा व्यंजन। ठीक है, व्यंजन। स्वर को हम वॉवेल कह देते हैं। भैया इंग्लिश का स्पेलिंग देख लेना, है ना, वॉवेल। थोड़ा सा पेंसिल में थोड़ी सी दिक्कत है, चलिए मैं इसको ठीक कर लूँगा। और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट, है ना, कॉन्सोनेंट। स्पेलिंग पर ध्यान मत देना भाई, है ना। चलिए फिर अब वॉवेल को हम देख लेते हैं। वर्ण के दो प्रकार हो गए, यहाँ पर देख लेना, लिख लेना इसको कि वर्ण के दो प्रकार हुए। पहला हो गया वॉवेल, दूसरा हो गया कॉन्सोनेंट, स्वर और व्यंजन। ठीक, अब हम एक 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 करके देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं वॉवेल को, स्वर। स्वर किसे कहते हैं? स्वर दोस्तों कई बार जो है आपके यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में या फिर यूपीएसआई या फिर अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछ दिया जाता है कि स्वर किसे कहते हैं, और बहुत सारे अलग अलग चीज़ें दी गई होती हैं, है ना। स्वरों की संख्या पूछ ली जाती है, खास करके, है ना। और उसमें लोग फंस जाते हैं कि अ से लेकर अ तक स्वर को गिना देते हैं और पता चलता है कि ये 13 हम लिख करके आते हैं और वो गलत हो जाता है। तो हमें यहाँ पर स्वर को डिफाइन करने के लिए हमें ये देखना है कि किस तरीके से हम स्वर को डिफाइन करेंगे, है ना। स्वर किसे कहते हैं? तो वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है, उन्हें स्वर कहते हैं। यानी स्वर, जैसे हमने कहा अ, या हमने कहा आ, या हमने कहा ई या उ, अगर हम इनको प्रोनाउंस करें, इनका उच्चारण करें, आप भी करके देख सकते हैं। और ये सबसे सिंपल वे होता है, सबसे आसान तरीका होता है कि आप किस तरीके से स्वरों को या फिर व्यंजनों को और उनके प्रकार को किस तरीके से आप पहचानेंगे। तो सबसे आसान तरीका होता है कि आप उन वर्णों का उच्चारण करें, उनको प्रोनाउंस करें। आप एग्ज़ाम हॉल में भी आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं अपने मन में, और अगर अपने मन में उच्चारण कर लेते हैं तो पता चलता है कि वहीं पर पता चल जाता है कि ये स्वर है, व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, या फिर दीर्घ स्वर है, या फिर ह्रस्व स्वर है ना। तो स्वर क्या होता है? तो स्वर जो है बेसिकली ये कुछ नहीं होता है, बल्कि वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की किसी अन्य अक्षरों की सहायता नहीं ली जाती है, वही वर्ण क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। जैसे मैंने कहा अ, मैंने कहा आ, इ, उ, ऊ, ए, ए, ओ, औ, अंग, अह, और एक री भी होता है, ऋषि। तो इन स्वरों के उच्चारण में हमें किसी अन्य वर्ण, किसी अन्य अक्षर की सहायता नहीं ली जाती है। इनमें कोई भी अन्य अक्षर की सहायता हमने नहीं ली। तो इन्हीं वर्णों को, इन्हीं अक्षरों को हम स्वर कह देते हैं। यानी वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। स्वर की एक और परिभाषा होती है जो खास करके पूछी जाती है, वह होता है कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में ध्वनि जो है आसानी से, ध्वनि हमारे मुख से बाहर आ जाती है बिना किसी टकराहट के, है ना। अन्य अंगों के बिना किसी टकराहट के ध्वनि आसानी से मुख से बाहर निकल जाती है, उन वर्णों को हम स्वर कहते हैं। स्वर की संख्या हम देख लेते हैं। स्वर की संख्या बार बार पूछी भी जाती है ना। तो कुल स्वर जो है अ से लेकर अह तक ये 13 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 13। सॉरी, मैं इसको लिख देता हूँ, चलिए एक बार और बना देता हूँ, 13। ये टोटल 13 हो जाते हैं, है ना। लेकिन अंग और अह जो है, ये अंग और अह, अंग और अह, ये दोस्तों, ये हम इनको हम स्वर में नहीं गिनते हैं, क्योंकि ये आधा स्वर भी होते हैं, ये व्यंजन भी होते हैं,
इनको जो है स्वरों में नहीं लिया जाता है, इसलिए इनको हम अलग कैटेगरी में कर देते हैं, जिसको हम अनुस्वार कहते हैं। अभी मैं आपको उसको उसके बारे में भी बताऊंगा। तो अंग और अ जो इसमें नहीं आते हैं। अब जब इन दोनों को हटा देंगे तो पता चला 13-2 कर लीजिए। 13-2 इज इक्वल टू टोटल स्वरों की संख्या 11 हो गई, है ना। यहाँ पर लिख भी लीजिए, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या ये हो गई आपकी 11। दो जो है, अब ये कौन कौन से होंगे, अ से लेकर और औ तक। ये कौन कहाँ से कहाँ तक हो गए, तो अ से औ तक जो है ये स्वर हो गए। अंग और अह जो है दोस्तों, अंग और अह, इसको हम अनुस्वार कहते हैं। इसको हम जो है अनुस्वार कहते हैं। इसको हम जो है अनुस्वार कहते हैं, है ना। इसको हम अनुस्वार कहते हैं, अंग और अह, है ना। ये होते हैं आपके दोस्तों अनुस्वार। अनुस्वार। थोड़ी सी पेंसिल की वजह से थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं राइटिंग में, इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। जहाँ भी आपको दिक्कत महसूस हो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अंग और अनुस्वार होते हैं। अंग जो है इसको हम अनुनासिक कहते हैं। अंग जो है इसको हम अनुस्वार कहते हैं बेसिकली, है ना। अंग जो है अनुस्वार कहलाता है। अंग जो है अनुस्वार कहलाता है ना। और अह जो है विसर्ग कहलाता है। अह क्या कहलाता है दोस्तों, तो अह जो है विसर्ग कहलाता है। अह जो है ये कहलाता है आपका विसर्ग, ठीक है। एक और होता है तीसरा, आप लोगों ने देखा होगा, जिसको हम चंद्रबिंदु के रूप में प्रयोग करते हैं ना, चंद्रबिंदु के रूप में। इसको हम कहते हैं अनुनासिक। इसको कहते हैं हम अनुनासिक। अब इनमें भी डिफरेंस होता है दोस्तों, इस डिफरेंस को भी समझ लेते हैं। अंग जो होता है, अंग, इसके बारे में देखते हैं। अंग, ये जो अंग होता है जिसको हम अनुस्वार कह देते हैं या फिर हम नासिक कहते हैं। और नासिक या अनुस्वार का ये मतलब हुआ कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में सिर्फ और सिर्फ नाक का उपयोग हो, है ना, जिनका उच्चारण हम नाक के बल से करते हैं, उनको हम अनुस्वार कहते हैं। अंग का प्रयोग करते हैं, है ना, नाक से उच्चारण। यहाँ पे लिख लीजिए, नाक से उच्चारण। मैं फिर से एक बार बता दूं, थोड़ा सा राइटिंग में दिक्कतें हो सकती हैं, है ना। तो मेरे उच्चारण पे जाइएगा, ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अंग जो है इसका उच्चारण हम नाक से करते हैं। अ जो है इसको हम विसर्ग कहते हैं। अह जो है विसर्ग कहते हैं, इसको हम विसर्ग कहते हैं। और ये जो है ह को दर्शाता है। ये किसको दर्शाता है, ह को। जैसे मान लीजिए हमने लिखा प्रातः, या फिर हमने लिखा अतः, है ना, आदि ऐसे शब्द, है ना। तो ये होते हैं आपके विसर्ग। ये क्या होते हैं, विसर्ग, जो ह को बताते हैं, ह को दर्शाते हैं। तीसरा जो है जो अनुनासिक है, अनुनासिक, जिसको हम अनुनासिक अभी मैंने बताया, ऊपर मैंने लिखा भी हुआ है। अनुनासिक का जो उच्चारण होता है वह नाक और मुख दोनों से होता है। वह नाक और मुख दोनों से उच्चारण होता है। किससे, तो नाक से भी होगा और मुख से भी होगा, दोनों से ही इसका उच्चारण होगा, और इसको हम कहते हैं अनुनासिक, है ना, नाक और मुख दोनों से उच्चारण, ठीक है। अब चलिए एक और चीज़ हम देख लेते हैं यहाँ पर, वो होगा आपका स्वर के प्रकार। स्वर के प्रकार, है ना। ये दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान देना, ये पूछा भी जाता है स्वर के प्रकार, है ना, कितने होते हैं, तो ये ध्यान में रखना 3 होते हैं। पहला क्या होता है, पहले को हम कहते हैं ह्रस्व स्वर। क्या कहते हैं,
ह्स्व स्वर। और ह्स्व स्वरों की कुल संख्या होती है आपकी चार। कितनी होगी? चार। दूसरा होगा दीर्घ स्वर। अभी मैं एक एक करके इसको डिफाइन भी कर दूंगा दोस्तों। दूसरा होता है दीर्घ स्वर। क्या होगा? दीर्घ स्वर। इसकी संख्या होती है सात। टोटल हमारे सात और चार 11। टोटल स्वरों की संख्या भी 11 हो जाती है। तीसरा होता है दोस्तों, उसको हम कहते हैं प्लुत स्वर। तीसरा होता है प्लुत स्वर, है ना। इसकी कोई संख्या नहीं होती है। प्लुत स्वरों की संख्या जीरो होती है, नील बटे सन्नाटा। बस ये नाम के लिए होता है। अब एक एक करके इसको देख लेते हैं कि ये ह्स्व स्वर क्या होते हैं, जो चार होते हैं ह्स्व स्वर। एक एक करके देख लेते हैं। ह्स्व स्वर, है ना। बहुत ही मैं एक बार अगर आप इस वीडियो को आपने देख लिया स्वर वाला, तो मुझे इतना उम्मीद है, मैं इतने गारंटी के साथ ये कह सकता हूँ कि आप जो है अपने किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जिसमें हिंदी जो है मुख्य रूप से पूछी जाती है, हिंदी ग्रामर, आप उसमें अच्छा स्कोर गेन करके आएंगे, अच्छे स्कोर लाएंगे। इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ह्स्व स्वर जो होता है, इसमें आप देखेंगे कि ह्स्व स्वर जिनको मैंने बताया कि ये चार होते हैं। क्या होते हैं ये ह्स्व स्वर? तो वे स्वर जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, क्योंकि ह्स्व का जो अर्थ होता है ये कम से लिया गया है। ह्स्व का अर्थ कम से, यानी जिसमें बहुत कम समय लगता हो, है ना। जिसमें बहुत कम समय लगता हो, जिनके उच्चारण में, वे स्वर ह्स्व स्वर कहलाते हैं। ये चार होते हैं। कौन कौन से? तो ये होते हैं अ, फिर ई, छोटी ई, फिर छोटा ऊ, और होता है एक आपका ऋषि, है ना। ये चार जो है आपके ह्स्व स्वर होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। जहाँ भी दिक्कत हो आप पूछ लेना। चलिए दूसरा हम देखते हैं दीर्घ स्वर। एक बार अगर आप नोट कर रहे हो या फिर स्क्रीनशॉट लेना हो तो इसको ज़रूर स्क्रीनशॉट ले लेना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, है ना। खास करके यूपी पुलिस और यूपीएसआई में तो पूछा ही जाता है, तो इसको ज़रूर देख लेना। चलिए दूसरा हम देख लेते हैं दीर्घ स्वर। जो स्वर की संख्या थी उसको हमने दीर्घ स्वर को देखा। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, इसको मैंने बताया था दोस्तों कि ये टोटल सात होते हैं। ये टोटल कितने होते हैं? तो ये टोटल सात होते हैं। ये टोटल मैंने सात बताए थे। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? तो वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्स्व स्वर की तुलना में दो गुना समय लगता हो। कितना समय लगता हो? तो दो गुना समय लगता हो, दो गुना। ह्स्व स्वर की तुलना में, ये याद रहे, ह्स्व स्वर की तुलना में दो गुना समय लगे, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये टोटल होते हैं सात। कौन कौन से होंगे भैया? तो इसमें हो जाई तहार आ, फिर ए में हो जाई तहार बड़ी ई, फिर हो जाई बड़ा ऊ, फिर हो जाई तहार ए, फिर ओ, फिर तहार हो जाई औ तो मैंने लिख दिया, ओ लिख देता हूँ। थोड़ा सा उल्टा हो गया लेकिन ये सही है। देख लो कितना हो जाई भैया तार, एक दो तीन चार पाँच छः, अय तो छुटिए गई ना हो, अय, है ना। ये हो जाएंगे आपके दीर्घ स्वर। ये सात हो जाएंगे। कौन कौन से? थोड़ा सा इधर उधर हो गया लेकिन हम जान सकते हैं। आ, ई, उ, ए, फिर ऐ, फिर ओ, फिर औ, है ना। ये सात होते हैं। क्या होते हैं? तो जिनके उच्चारण में ह्स्व स्वर की तुलना में दो गुना समय लगे। तीसरे को देख लेते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लेवे कोई तो ले लिया भैया लोग। चला चला अब तीसरा पद देख ला। तीसरा होता है आपका प्लूत स्वर, और ये एक भी नहीं होते हैं, है ना। इनकी संख्या जीरो होती है। प्लूत स्वर ये क्या होते हैं? तो इसका भी डिफिनीशन उसी हिसाब से होगा। बस जैसे दो गुना होता था, इसमें तीन गुना हो जाएगा। यानी वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्स्व स्वर की तुलना में तीन गुना समय लगता हो। तीन गुना समय, बहुत ही आसान। तीन गुना समय लगता हो, तीन गुना समय लगता हो, वे कहलाते हैं आपके प्लूत स्वर। इसको जो है पहचानने के लिए एक ऐसा होता है कि ये
जब हम किसी व्यक्ति को जब हम किसी दूर खड़े एक व्यक्ति को बुलाते हैं तो उसमें हम जो है इसका प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने कहा माँ, माँ अगर दूर खड़ी है तो माँ को बुलाने के लिए हमने अपनी आवाज़ को देर तक खींचा। जैसे उर्दू में आप जानते होंगे और अरबिक में कि शीन एक होता है शिन, एक होता है शीन, काफ काफ, है ना, जिसमें हम ज़्यादा जो है प्रोनाउंसिएशन करने के वक्त हम ज़्यादा आवाज़ को खींचते हैं, रोक करके रखते हैं, तो उसको हम प्लूत स्वर कहते हैं, जो सबसे ज़्यादा रोकते हैं, है ना। इसमें जो है एक और चीज़ हम देखते हैं कि इनके प्रयोग के लिए हमने तीन को बना रखा है। इस तरीके का एक सिंबल आपको दिखेगा आपकी किताब में, आपके प्रश्न में, और जहाँ कहीं भी ये ऐसे सिंबल दिख जाते हैं तो हमें पहचान लेना है कि ये क्या है, प्लूत स्वर हैं। इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए, है ना। चलिए, ये होते हैं आपके स्वर। इसके अलावा अब हमें स्वरों में कुछ नहीं पढ़ना है, खल्लास। अब हम आ जाते हैं व्यंजन पर, है ना। अब हम आ जाते हैं व्यंजन पर। चलिए व्यंजन को देख लेते हैं कि व्यंजन क्या होता है भैया। व्यंजन को कैसे डिफाइन करेंगे, ये कॉन्सोनेंट। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा मेरे दोस्तों, है ना। और इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ना, क्योंकि जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं आपको बहुत शॉर्ट में करके बताई जा रही हैं, और ये जो है प्रश्न में पूछे जाते हैं। ये ऑथेंटिक चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, है ना। अब हम व्यंजन को देख लेते हैं कि व्यंजन क्या होता है। व्यंजन को अगर हम परिभाषित करें, डिफाइन करें, तो पता चलेगा कि जिस तरीके से हमने स्वर को परिभाषित करते हुए बताया था कि स्वर वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता से नहीं की जाती है ना। ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। उसी तरीके से व्यंजनों के उच्चारण में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है ना। तो इसलिए हम इसको डिफाइन करेंगे कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें हम कहते हैं व्यंजन। समझ में आइल। चला, व्यंजन यानी स्वरों की सहायता से, लिख दे रहा हूं मैं, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड, है ना, ये होते हैं आपके व्यंजन, यानी जिनके उच्चारण में हम स्वर की सहायता लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही आसान भैया जी। अब एक कैसे बोली, तो एक के बोले खातिर चला हम इसको, मैं आपको इसको भी मैं बता देता हूँ किस तरीके से हम बोलेंगे, कैसे बोलेंगे। तो जैसे मैंने कहा क, है ना, ये आपका व्यंजन है, यानी क से ज्ञ तक व्यंजन होते हैं, क से ज्ञ, ये आपके होते हैं व्यंजन। क्या होंगे, व्यंजन। अब कैसे ये क से ज्ञ तक ये व्यंजन है, क्योंकि इनके उच्चारण में हम कहीं ना कहीं किसकी सहायता लेते हैं, तो स्वर की सहायता लेते हैं। जैसे अगर मैं क बोल रहा हूँ, आप लोग प्रोनाउंस करके देखिए, अगर आप क बोल रहे हैं तो पता चल रहा है कि प्रोनाउंस करते वक्त, उच्चारण करते वक्त क में कहीं ना कहीं अ छिपा हुआ है, यानी क इज इक्वल टू क और फिर अ, है ना। तो ये इसमें कहीं ना कहीं ये स्वर की सहायता से ही क को बोला जा रहा है, इसके लिए जो है क क्या है, व्यंजन है। जैसे अगर मान लीजिए मैंने लिखूं क म ल, ये तीन अक्षर मैंने लिखा। अब इसको अगर हम जब तोड़ेंगे तो पता चलेगा कि इसमें क में भी अ छिपा हुआ है ना, क में भी क्या छिपा हुआ है, अ छिपा हुआ है। फिर म में भी अ छिपा हुआ है, म में भी आपका अ छिपा हुआ है, और ल में भी अ छिपा हुआ है ना। तो इन तीनों अक्षरों में कहीं ना कहीं अ छिपा हुआ है, और इन अ के बगैर हम इन वर्डों का उच्चारण नहीं कर सकते, है ना। अगर हम इनका उच्चारण अ के बगैर करें तो इनको हम स्वर रहित वर्ण कहेंगे, उनको हम कहेंगे स्वर रहित वर्ण। और जब स्वर रहित वर्ण कैसे लिखे जाते हैं, स्वर रहित वर्ण,
स्वर रहित वर्ण। स्वर रहित वर्ण कैसे लिखे जाते हैं? तो उसमें हम हलंत की मात्रा लगा देते हैं। ऐसे आप चिन्ह देखते होंगे उनके नीचे, जैसे मैंने क लिखा और क के नीचे ऐसे मात्रा दे दिया हलंत का। तो ये जो वर्ण हैं, ये जो व्यंजन है, ये स्वर रहित हैं। इनको हम स्वर रहित कहते हैं, है ना। तो ऐसे हम जो है व्यंजन को डिफाइन कर सकते हैं, यानी स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन के प्रकार को देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ कॉन्सोनेंट, व्यंजन के प्रकार। चला, व्यंजन के अगर हम प्रकार को देखें तो इसमें पता चलेगा कि पहला हमारा हो जाता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होगा? स्पर्श व्यंजन। दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, लिख लेना इसको। तीसरा आपका हो जाएगा ऊष्म व्यंजन। तीसरा आपका हो जाएगा ऊष्म व्यंजन। चौथा हो जाएगा आपका संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। और पांचवा हो जाएगा आपका, जिसको हम कहते हैं द्वित्व व्यंजन। पांचवे को हम कहते हैं द्वित्व व्यंजन। अब जैसे मान लीजिए, अब एक एक को हम इसको देख लेते हैं कि ये क्या होते हैं। स्पर्श व्यंजन क्या होगा? जैसे स्पर्श व्यंजन, स्पर्श का अर्थ होता है, चलिए एक एक को हम यहाँ पे देख लेते हैं। इसको लिख लेना, है ना। इसको लिख लेना, या फिर अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। बेहतर ये होगा कि लिख लो, ठीक है। लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो, पहला अब हम देखते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, ये क्या होता है भैया? स्पर्श का अर्थ होता है टच। स्पर्श का अर्थ क्या हो गया? टच। यानी पता चला कि स्पर्श यानी वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जब ध्वनि मुख से बाहर निकलती है तो वो किसी न किसी अंग को टच करके बाहर निकलती है, स्पर्श करके बाहर निकलती है, छू करके बाहर निकलती है। उनको हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। और इसमें जो है सबसे आसान तरीका ये है ढूंढने का कि स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं। तो जितने भी पाँच पाँच वाले पेयर होंगे स्पर्श व्यंजन के, जितने भी पाँच पाँच पेयर होंगे व्यंजन के, वो सभी स्पर्श व्यंजन में आ जाते हैं। इनकी संख्या टोटल जो है वो आपकी हो जाती है 25। इनकी टोटल संख्या हो जाती है 25। कैसे? अगर मैं मान लीजिए कि यहाँ पर एक एक व्यंजन को लिखूँ, है ना, एक एक व्यंजन को लिखूँ, चलिए एक एक व्यंजन को अगर लिखूँ, अरे छोट हो जा भैया, एक एक व्यंजन को लिखूँ, जैसे मान लीजिए क, देखना गलत ना हो भाई, ख, ग, घ, अंग। चलिए ज़्यादा नहीं लिखूँगा। ऐसे ये जो पाँच पाँच के पेयर बनेंगे, जैसे क ख ग घ अंग च छ ज झ इय ट ठ ड ढ ढ़ त थ द ध न प फ ब भ म तक, यानी क से और म तक स्पर्श व्यंजन। ये क्या हो जाएंगे? क से म तक स्पर्श व्यंजन, ठीक है। जिनके उच्चारण में जो है ध्वनि बाहर निकलते वक्त किसी न किसी अंग को टच करती है, ये होते हैं आपके स्पर्श व्यंजन। अब आते हैं दूसरे पर। अब हम आते हैं दूसरे पर। दूसरा क्या होगा भैया?
एक सेकंड। टेढ़ा हो गया का हो। चलिए इसको हम डिलीट ही कर देते हैं इसको। ये रहा आपका छू मंतर, छू मंतर, छू मंतर, छू मंतर चला। अब हम देखते हैं स्पर्श व्यंजन में हमने बता दिया कि ये 25 होते हैं क से और म तक, है ना। चलिए अब दूसरा देखते हैं। दूसरा होता है आपका अंतस्थ व्यंजन। दूसरा जो प्रकार होता है उसको हम कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। दूसरा अंतस्थ व्यंजन, ये क्या होता है और ये कितने होते हैं? इनकी संख्या 4 होती है, ये लिख लेना 4। कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो वे व्यंजन जिनका उच्चारण आधा स्वर में होता है आधा व्यंजन में होता है उनको हम कहते हैं अंतस्थ व्यंजन, है ना। जो आधा व्यंजन होते हैं और आधा स्वर होते हैं, इनके लिए इनको हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। अर्ध स्वर भी कहते हैं। दूसरा जो है इनको हम अर्ध स्वर भी कहते हैं, लिख लेना। अंतस्थ व्यंजन इज इक्वल टू अर्ध स्वर, है ना। अंतस्थ व्यंजन इज इक्वल टू अर्ध स्वर। अच्छा अब चलिए तीसरा हम देखते थे कौन कौन सा होता है अर्ध स्वर। तो य, र, ल, व, ये 4 होते हैं। तीसरे पर हम आ जाते हैं, इसको हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। ये और आसान, सॉरी। तीसरा हम देखते हैं ऊष्म व्यंजन को। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म यानी गर्मी, इतना ध्यान देना। ऊष्म यानी गर्मी। ऊष्मा, ऊष्म जो है ऊष्मा से बना है और ऊष्मा का अर्थ होता है गर्मी। यानी वे व्यंजन जिनके उच्चारण करते समय हमारे मुख से थोड़ी गर्म हवा निकलती है, गर्मी निकलती है, उसको हम कहते हैं ऊष्म व्यंजन। जैसे अगर आप उच्चारण करें ह का, किसका? ह का उच्चारण करें ऊष्म व्यंजन, इसको देख लेना। ऊष्म व्यंजन किसका? ऊष्म व्यंजन, है ना, जिसमें गर्मी निकले। तो अगर हम उच्चारण करें ह, जैसे हमने कहा श, श, और फिर इसको हटा देना, इसको यहाँ पे लिख लेना ह, है ना। ये आपके जो व्यंजन होते हैं जब इनका हम उच्चारण करते हैं स, श, स और ह, ये भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो इनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से जो है ऊष्मा निकलती है और इसके लिए हम इनको कहते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजनों की संख्या लिख लेना भैया। ऊष्म व्यंजन ये हो गए थे आपके 4, ठीक है। उसके बाद से हम देखते हैं अब कौन बचा? संयुक्त व्यंजन। कौन बचा? संयुक्त व्यंजन, है ना। ये कितने होते हैं? तो अब हम इसको देख लेते हैं। आप कौन कौन सा बचा ह के बाद से? श, श, ह, क्ष, त्र, ज्ञ। ये बचा आपका क्ष, त्र, ज्ञ और एक आपका आ जाता है स्र, है ना, स्र। ये होते हैं आपके संयुक्त व्यंजन। अब इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे संयुक्त व्यंजन को? तो वे व्यंजन जिनके उच्चारण में हमें 2 व्यंजनों की सहायता लेनी पड़ती है, यानी वे व्यंजन जिनका उच्चारण जो 2 व्यंजनों से मिलकर बनते हैं उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल में मैंने दिखाया क्ष, एक ये संयुक्त व्यंजन है। कैसे है? तो ये क और स 2 व्यंजनों से मिल करके ये क्ष बना है, एक एक व्यंजन बना है ना। तो इसको हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। जैसे त्र है, इसको भी देख लेते हैं। चारों व्यंजनों को किससे मिल करके बना है, ये पूछा भी जाता है। तो त और र,
इन दोनों से मिल करके त्र बना है। अगर हम ज्ञ की बात करें तो ज और य, ये इससे मिल करके ज्ञ बना है। स्र की बात करें तो श और र, श और र इन दोनों से मिल करके श्र बना है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि त्र, त और र से मिल करके बना है, ज्ञ, ज और य से मिल करके बना है, स्र, श और र से मिल करके बना है, और छतरी वाला छ जिसको हम कहते हैं वो क और श से मिल करके बना है। ये होते हैं आपके संयुक्त व्यंजन। चलिए अब नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट जो है वह होता है आपका द्वित्व व्यंजन। नेक्स्ट होता है आपका द्वित्व व्यंजन। ये कौन से व्यंजन होंगे भाई? तो वे व्यंजन जिन जो दो सेम व्यंजनों से मिलकर के बने हो। दो सेम व्यंजन, दो समान व्यंजन से मिलकर बनने वाले शब्द। दो समान व्यंजन, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, दो समान व्यंजन। जैसे मैंने कहा च, जैसे हमने लिखा चम्मच, आधा म, पूरा म, फिर च। तो ये जो व्यंजन हैं इनको हम कहते हैं द्वित्व व्यंजन। यानी वे व्यंजन जो दो समान व्यंजनों से मिलकर के बने हों, जिनका उच्चारण दो समान व्यंजनों से हो, उनको हम कहते हैं द्वित्व व्यंजन। इनमें कोई कोई संख्या नहीं होती है, क्योंकि इनकी संख्या बहुत सारी हो सकती है। आधा म, आधा क, आधा च, आधा म, है ना। इसे जो भी आधा पूरा आए तो वो होते हैं आपके द्वित्व व्यंजन, है ना। चलिए द्वित्व व्यंजन। अब इसके बाद से जो है कुछ और चीज़ें जो हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग बहुत ही ज़रूरी होता है वो हम देख लेते हैं व्यंजनों में। उसके बाद से हमारा जो है टॉपिक हमारा समाप्त हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे, है ना। चलिए वो होता है आपका घोष अघोष, है ना। और होता है घर्षण से घोष अघोष। और अल्प प्राण, अल्प प्राण। और होता है आपका महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। अब ये चार क्या होते हैं व्यंजनों में, कैसे हम इनको पहचानते हैं? पहला होता है आपका घोष, जिसको हम सघोष भी कहते हैं, घोष या सघोष। दूसरा होता है आपका अघोष, है ना। अभी इसी से हम पहचान में आ लाएंगे कि स और अ से क्या होगा और घोष का अर्थ क्या होगा। अच्छा आप दूसरा देख लेते हैं भैया। चलिए दूसरा देख लेते हैं। घोष अघोष हमने देखा। फिर एक होता है अल्प प्राण। अल्प प्राण ये जान ले लेती है ये हिंदी, तो इसको थोड़ा अच्छे से देख लेना। अल्प प्राण। और दूसरा होता है महाप्राण। देखिए हर एक सब्जेक्ट का अपना अपना महत्व है, और हिंदी जो है लोग हल्के में ले लेते हैं और पता चलता है कि बीच में जा कर के वो फंस जाते हैं और कोई एग्ज़ाम क्लियर वो हो नहीं पाता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। चलिए अल्प प्राण और महाप्राण से ही स्टार्ट करते हैं कि अल्प प्राण क्या होगा, महाप्राण क्या होगा। अल्प प्राण, अल्प यानी होता है कम। इसको अगर हम देखें तो अल्प का अर्थ हो जाएगा कम, और महा का अर्थ हो जाएगा ज़्यादा। ये सांस रोकने से रिलेटेड है। अल्प यानी जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता हो, या फिर बहुत कम जो है वायु बाहर निकलती हो, है ना। आसानी से हम इनको बोल सकते हैं। महाप्राण यानी जिनके उच्चारण में हम थोड़ा सा देरी तक सांस रोक करके रखते हैं। जैसे मैंने कहा क, फिर हमने कहा ख, ग, घ, अंग, है ना। तो ये होते हैं आपके अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण जैसे मैंने कहा क, अल्प प्राण किसको कहेंगे? तो बोलते समय कम हवा निकलती है अल्प प्राण, और बोलते समय ज़्यादा हवा निकलती है, अब वो होता है आपका महाप्राण। अब इनको पहचानेंगे कैसे? तो हर वर्ग में पहला, तीसरा और पांचवा जो है वो अल्प प्राण होता है। अल्प प्राण देख लेते हैं, पहला, तीसरा और पांचवा, इसको ध्यान में रखना। अल्प प्राण यानी हर वर्ग में, हर वर्ग में पहला,
तीसरा और पांचवा, ये जो वर्ड होते हैं ये होते हैं आपके अल्प प्राण। और बचा कौन? तो जो बचा वो आपके महाप्राण हो जाएंगे। महाप्राण में क्या होंगे भैया? महाप्राण यानी हर वर्ग में दूसरा और चौथा, ये महाप्राण होते हैं। कैसे? अगर मैं हर वर्ग की बात करूं, जैसे हर वर्ग में, हर वर्ग का मतलब यहाँ पे ये हो गया आपका कि जैसे पहला तीसरा पांचवा हमने देखा, जैसे मैंने कहा अल्प प्राण में क, फिर आपका हो जाएगा ग, फिर हो जाएगा आपका अंग। ये आपके तीन जो है, इसमें कम हवा निकलती है, इसमें कम हवा बाहर निकलती है मुख से, कम हवा। कैसे? हमने उच्चारण करके देख लिया, क ग अंग। वैसे ही महाप्राण देख लेते हैं। महाप्राण जैसे दूसरा और चौथा, सबने कहा ख, फिर हमने कहा घ, तो इसमें हमने ज़्यादा, इसमें हमारा जो है ज़्यादा हवा जो है बाहर निकला मुख से, है ना, तो इसको हम कहते हैं महाप्राण। वैसे ही घोष होता है और अघोष होता है। घोष क्या होगा? तो घोष में हम देख लेते हैं, घोष यानी जिनके उच्चारण करते समय, वे वर्ण जिनके उच्चारण करते समय हवा जो है वो घर्षण करके बाहर निकलती है हमारे मुख से, हमारे मुख से घर्षण करके बाहर निकलती है ना, टकरा करके बाहर निकलती है, उनको हम कहते हैं घोष। और जिनमें कोई घर्षण नहीं होता है उनको हम कहते हैं अघोष, है ना। तो स्वघोष और अघोष ये होता है आपका दो। अब ये कैसे पहचानेंगे? तो सघोष जो होगा वो होगा तीसरा, चौथा, पांचवा। घोष हर वर्ग में, इसको लिख लेना बहुत ही जरूरी है, हर वर्ग में तीसरा, चौथा और पांचवा, ये जो वर्ड होते हैं इनको हम कहते हैं घोष या सघोष। जैसे मान लीजिए पहला वर्ग क वर्ग है अगर, तो इसमें जो है क वर्ग में तीसरा ग, घ, अंग, ये जो है आपका घोष होगा या फिर सघोष होगा। और अघोष क्या होगा? तो अघोष यानी जिनके उच्चारण में घर्षण नहीं होता है। जैसे जैसे क्या? तो अघोष में देख लेते हैं, पहला और दूसरा अघोष, हर वर्ग में पहला और दूसरा वर्ण, जैसे क और ख, इसमें कोई घर्षण बहुत ज़्यादा नहीं होता, इसके लिए हम इनको अघोष कहते हैं, है ना। अब ये इसके अलावा क्या क्या होते हैं? तो इसके अलावा आपका, हाँ, वही घर्षण हो या फिर कंपन हो, है ना, तो उसको हम कहते हैं आपका अल्पप्राण और महाप्राण और घोष और अघोष। ये चार जो है व्यंजन में बराबर पूछे जाते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। चलिए आज का जो हमारा है अब यहीं पर हम इसको समाप्त करते हैं, क्योंकि कोई एक सिंगल चीज़ भी जो है इसमें, कोई एक सिंगल टॉपिक जो है जो वर्ण से रिलेटेड हो और उसको इसमें छोड़ा नहीं गया है, सारी चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दी गई हैं। जो भी हमारे दोस्त, अगर आप यूपी पुलिस का, बिहार पुलिस का, कोई अन्य एग्ज़ाम जिसमें आपको अगर हिंदी का कोई सिलेबस है अगर वो पूछा जाता है, तो ये जो है वीडियो ज़रूर देखें, इसमें आपको बहुत ही आसान भाषा में क्लियर कर दिया गया है। इसके बाद इंशाल्लाह आपको इसमें एक और चीज़ देखने को मिलेगी, जो आपको हर एक चैप्टर वाइज जो है वो कुछ MCQs भी करवाए जाएंगे, PYQs भी होंगे, पेपर डिस्कशन भी होंगे, तो वो भी किया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो होगा आपका शब्द विचार, जिनमें हम शब्द क्या होता है उसको पढ़ेंगे, शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई उसको पढ़ेंगे, है ना, और बहुत सारी चीज़ों पर जो है शब्द विचार के हम उस पर विचार करेंगे, विमर्श करेंगे, है ना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए टीचर नवाज।